हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मीडियम टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ। अब देखिए यहाँ कंटेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, मीडियम टर्म लोन। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 ईयर टू 2 ईयर, ऑप्शन बी है 15 मंथ्स टू 3 ईयर, ऑप्शन सी है 15 मंथ्स टू 4 ईयर एंड ऑप्शन डी है 1 ईयर टू 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 ईयर टू 3 ईयर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन के कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाता तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता, 1 डे टू 364 डेज। और बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जैसे कॉल मनी है, नोटिस मनी है, रेपो रेट है और वेज एंड मीन एडवांसेस हैं। ये हमारी गवर्नमेंट आरबीआई से लेती है। एंड लॉन्ग टर्म के कंटेक्स्ट में पूछा जाता तो मोर देन 3 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कार्ड। और आजकल तो हम मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफर करते हैं यूजली, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उससे। अब देखिए अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो आपको पता होगा कि हम कौन सी सर्विस को यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईएफएससी, ऑप्शन बी है एटीएम, ऑप्शन सी है आईएमपीएस एंड ऑप्शन डी है आईएफएस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आईएमपीएस। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं आईएफएससी कोड क्या होता है। देखिए आईएफएससी कोड का भी हम यूज़ करते हैं जब हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। और आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मान लो कि ए ने बी को पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब ए को बी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, नेम, ऑब्वियसली यहाँ पर नेम तो पता ही होगा, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल मतलब बैंक का अकाउंट क्या है, कहाँ पर कौन सी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया हुआ है, और साथ साथ आईएफएससी। अब आईएफएससी कोड 11 डिजिट कोड होता है और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि एसबीआई का है, एसबीआई और यहाँ पर फोर्थ जो डिजिट होती है वो भी हो सकती है एन एम। ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच का है। और जो फिफ्थ डिजिट होती है हमेशा से जीरो होती है, ध्यान रखना। और जो लास्ट की 6 डिजिट होती है ये ब्रांच की होती है। मान लो कि जैसे चंडीगढ़ में एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से सेक्टर में कौन सी ब्रांच है, इस डिजिट, ये जो 6 डिजिट है इनसे। ये एग्जैक्टली हमें लोकेशन बताएगी कि कहाँ पर आपका अकाउंट है, मतलब कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। ठीक है, आईएफएससी कोड के बारे में पता लग गया। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एटीएम की आजकल तो नहीं पूछी जाती, लेकिन पहले आ जाती थी इसकी फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 24/7 आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी भी पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एग्जिम बैंक, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है नबार्ड, ऑप्शन डी है बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए एनबीएफसी के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। अब आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, अगर हम किसी को भी बैंक कहते हैं ना तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल सेकंड में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो बैंक है, नहीं तो वो क्या है, एनबीएफसी या फिर एनबीएफआई। तो यहाँ पर बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। बाकी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एनबीएफसी, एक्सिम, सिडबी, नबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ई बैंकिंग ई स्टैंड फॉर। आजकल हम बहुत ज़्यादा ये टर्म सुनते हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो भी आपको एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपने ई बैंकिंग सॉल्यूशन लेना है, मतलब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, तो ये टर्म हम यूजली सुनते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने बोल ही दिया, तो आप करेक्ट आंसर खुद से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तब हम जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं। द बेस्ट वे अ बैंक कैन अवॉइड लॉस इज। देखिए बैंक को लॉस कैसे होता है, अगर कोई लोन रीपे नहीं होता, मतलब अगर किसी ऐसे पर्सन को लोन दे दिया जो बैंक को वापस ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बैंक मिनिमम अपना लॉस कैसे कंसीडर कर सकता है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। लैंड ओनली टू इंडिविजुअल नॉन टू द बैंक, ओके। ऑप्शन बी एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल, ऑप्शन गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन, ऑप्शन डी लैंड ओनली टू बैंक्स ओल्ड कस्टमर।
बैंक कभी भी बायस नहीं होता। आपने कभी देखा है कि बैंक कह रहा है कि सिर्फ हम ओल्ड कस्टमर्स को लोन देंगे, या उनको लोन देंगे जो यहाँ पर सब बैंक के नोन में है, मतलब बैंक में जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं वो अपने रिश्तेदारों को ही लोन दे रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म लोन देंगे। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती। बैंक को सबसे कम जो लॉस होता है, ज़्यादा तो लॉस नहीं हम कहेंगे सबसे कम लॉस होता है, वो इसलिए होता है कि बैंक कोलेटरल रखवा लेता है, मतलब कुछ गिरवी रखवा लेता है। अगर अच्छा कोलेटरल गिरवी रखवाएगा तो डेफिनेटली बैंक को लॉस कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल। साउंड का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम डिफाइन करें इस चीज़ को, इस ऑप्शन को, मतलब अच्छा खासा कोलेटरल गिरवी रखवा लेना। अगर लोन मर भी जाता है, मतलब लोन वापस नहीं आता है, तो उस कोलेटरल के थ्रू हम अपनी पेमेंट को एक तरह से वापस ले लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिल ही जाता है। हर 2 महीने के बाद बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है आरबीआई की तरफ से, और 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये सेशन सर ने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, और इकोनॉमी फॉर ऑल में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सेशन देखिएगा। और इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया था, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। डेली डोज का जो कंटेंट वाला फोल्डर होगा प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी आपको वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। लेकिन डिटेल में आप इकोनॉमी फॉर ऑल में देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही होगा अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग में तो खैर हमें बैंकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। चलिए एक बार हम क्वेश्चन पर आते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन बी है रीवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन सी है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। ऑप्शन डी है वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है वो होता है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग देखते हो ना, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो हमारे जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छे से हो रही है या हो पा रही है, या क्या कंडीशन है। और फिर जब किसी भी प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट आती है कि इंडिया की इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो करेगी, या फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से आरबीआई यहाँ पर रख रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाता है तो उस कंडीशन में भी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्या होता है, और इसको अगर हम हाई कर देंगे तो क्या होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग। और ये जो एसएलआर टर्म है ना, ये भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिलती है। ऑप्शन बी है इंक्रीज सप्लाई ऑफ कैश। ऑप्शन सी है प्रोवाइड्स फंड टू द स्टेट। ऑप्शन डी है इंक्रीज द स्ट्रेंथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली अभी तक आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए एसएलआर को अगर हम बढ़ाएं, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे। देखो मान लो कि आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और आरबीआई ने ये पीएनबी को दे दिए, और पीएनबी इससे अपना बिजनेस ला, मतलब पीएनबी के पास कितने हो गए, 100 करोड़। या किसी भी पर्सन ने ये पैसा पीएनबी में जमा करवा दिया, यहाँ आप जेठालाल को कंसिडर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पीएनबी इस 100 करोड़ से बिजनेस करने की कोशिश करेगा, मतलब लोगों को लोन में देगा। यूजली ऐसे ही होता है कि हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, बैंक आके लोन पर दे देता है, और हम तो पूछने नहीं जाते कि बैंक किसको लोन पे दे रहा है, और या फिर हमारा पैसा एग्जैक्टली किस पर जा रहा है, नहीं होता ना ऐसे। तो बैंक लोन पर जब देता है, तो लोन पर देने के बाद मान लो कि पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए। अब मार्केट में अगर पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा तो यहाँ आरबीआई कंडीशंस लगाएगा, और वो कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई पैसा खींचता है। और इस कंडीशन में जो एसएलआर है और जो सीआरआर है, सीआरआर डेफिनेटली आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशो, तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। अब यूजली आरबीआई ने एसएलआर का रेट रखा था 20%। जस्ट फॉर आपको मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, वैसे इसे कम ही आज की डेट में। सीआरआर का रेट रखा है 4%। अब यहाँ पीएनबी के पास कितना है, 100 करोड़, और एसएलआर की वैल्यू अगर हम कम कर दें 20% के हिसाब से तो 80 करोड़ हो गया। और
सीआरआर भी हम निकालते हैं, कैश रिजर्व रेशो, जो सभी बैंक को आरबीआई को कैश के फॉर्मेट में देना होता है 4%। तो यहाँ कितना रह जाएगा 76 करोड़। मतलब पीएनबी के पास था कितना 100 करोड़, लेकिन वो लैंड कितना कर सकता है, मतलब लोन के तौर पे कितना दे सकता है 76 करोड़। और मान लो कि इतने पैसे पे भी मनी सप्लाई तेज हो जाए, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए मार्केट में और पैसे का फ्लो इतना ज्यादा हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर और सीआरआर के जो रेट है उनको बढ़ा देगा। एसएलआर का रेट कर देगा 30% और यहाँ पर सीआरआर का रेट कर देगा 10%। तो यहाँ मार्केट में अब पीएनबी कितना लैंड कर पाएगा 60 करोड़, क्योंकि 30 और 10 कितना होता है 40, और पीएनबी के पास कितना था 100 करोड़। तो यहाँ पर 40 माइनस कर दो, कितना रह गया 60 रह गया। तो अब लैंड अगर 60 करोड़ करेगा तो मनी सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अगर हाई एसएलआर हो जाए तो लैंडिंग यहाँ पर कम करेगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट लैंडिंग। समझ में आ गया? नहीं तो मैं आपको फिर बोलूंगा मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो सेशन है सर का वो जरूर देखिएगा, और उसको देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। बोरिंग ऑफ शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, ऑप्शन बी है लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, ऑप्शन डी है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, में हमारी जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करती है। कंडीशन वही है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा खींचेगा। जब पैसा खींचेगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा और इसको सेल करेगा। मान लो कि यहाँ पर रमेश के पास बहुत पैसा आ गया, ये एग्जाम्पल याद रखना, इन्हीं एग्जाम्पल पर आपको ये टर्म्स याद रहेंगी लंबे समय तक। रमेश के पास 100 करोड़ है और सुरेश के पास भी 200 करोड़ है। अब आरबीआई को लग रहा है इन दोनों के पास पैसा ज़्यादा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करेगा, इनको दे देगा। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हंस कर ले लेंगे क्योंकि पैसा इनका मरेगा नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पर इशू करके दे रही है, आरबीआई इशू करके दे रही है। तो ये पैसा जब आरबीआई के पास जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस ले लेगा, परचेज कर लेगा उनसे और उनको पैसा उनका वापस कर देगा। तो मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, वापस करेगा, वापस ले लेगा, बाय कर लेगा। अगर यहाँ पर मनी सप्लाई को कम करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए बैंक में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, बट चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कस्टमर, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड सजेशन ऑफ इनोवेशन स्कीम इन द बैंक, ऑप्शन सी है टू इंस्पेक्ट द इंटरनल वर्किंग ऑफ ब्रांच, ऑप्शन डी है टू मॉनिटर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अंडरटेकन बाय और इम्प्लीमेंटेड बाय द बैंक्स। देखिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, होपफुली यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर आपको आंसर आपने लगा लिया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए आप एटीएम मशीन में गए और एटीएम मशीन में जाने के बाद आपने 5000 रुपीज़ निकाले वहाँ पर, लेकिन वो पैसा बाहर नहीं आया, लेकिन आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि ये पैसा आपका आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब बैंक में जाएंगे। बैंक में जाकर आप बोलेंगे कि देखो हम एटीएम मशीन में गए थे, हमारा पैसा हमें नहीं मिला है। तो बैंक बोलेगा कि आप ऐसा करो 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। जो आरबीआई की टर्म्स है कि 7 दिन के लिए बैंक आपको होल्ड पर रख सकता है। अगर यहाँ पर पीएनबी हम ले लेते हैं और पीएनबी 7 दिन में आपका जो मसला है उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये आरबीआई की साइट पर मेंशन है, 8वें दिन से पीएनबी आपको पर डे 100 रुपीज़ का फाइन देगा, क्योंकि ये पीएनबी की गलती है। ठीक है जी। और कई बैंक यहाँ पर 7 दिन की जगह 14 दिन के लिए आपको बोल सकते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है जो आज की डेट में इंडियन बैंक है, क्योंकि उनके सर्वर हमेशा से ही डाउन ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है लेकिन डाउन रहते हैं। अगर आपका अकाउंट होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पर मेरी बात से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ 14 दिन के लिए टाइम दे दिया, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन तक अगर आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं आता बैंक की तरफ, तो आप कहाँ जाएंगे, बैंकिंग अमेंडमेंट के पास। अगर आपकी यहाँ पर कंप्लेंट जेन्युइन है तो आपको 10 लाख तक का रिटर्न मिलेगा बैंक की तरफ से। ठीक है जी। अगर कंप्लेंट जेन्युइन नहीं हुई तो जेल भी हो सकती है और पैसा देना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपकी कोई पॉलिसी को लेकर है, इंश्योरेंस कंपनी
अगर क्लेम वगैरह नहीं दे रही तो ये अमाउंट 20 लाख का है। अब बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ये एक बार आप चेक कर लेना गूगल पर। 2020-21 तक तो यही था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कस्टमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? ऑप्शन ए है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ट्रेजरी, ऑप्शन डी है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वैसे तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं कि आप ही हो, पैसे छाप कर दे दो, नहीं। देखिए, अगर बैंक को पैसा चाहिए ना, या किसी को भी पैसा चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो हम लोग किसकी तरफ देखते हैं? आरबीआई की तरफ। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब पैसे के फ्लो को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को पैसा देना है। बैंकर्स टू बैंक एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व होता है वो भी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट इज, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। ऑप्शन ए है ऑफ लोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी है क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस कंसर्न। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनी को दे रही है, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का बर्डन है उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अथॉरिटी डिसाइड अबाउट द स्टेट शेयर्स सेंट्रल टैक्सेस? तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिटरमाइन करती है डिवीजन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनेंस कमीशन। अब पॉलिटी वाले सर ने आपको बताया होगा, फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 280। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर। अब एसडीआर किसकी करेंसी है? आईएमएफ की। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लेंगे। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पेशल डॉलर राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्टेट ड्राइंग राइट एंड स्पेसिफिक डॉलर राइट। तो यहाँ पर एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और एक एसडीआर इससे मिलकर बनता है? यूरो, मतलब 5 करेंसियों से मिलकर बनता है। येन, पाउंड, ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर, और युआन। युआन ये ऐड हुई थी 2016 में, सबसे लेटेस्ट युआन ही हुई थी। अब 2016 में ज्वाइन उन्होंने किया था, मतलब तो यहाँ पर युआन आपका सही आंसर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन देकर खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑप्शन ए है आयरन और, ऑप्शन बी है माइका, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी है जेम्स एंड ज्वेलरी। सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके रिजर्व हमारे पास बहुत कम है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। कलेक्टिव कंजप्शन मीन्स, ऑप्शन ए है हाउस होल्ड कंजप्शन, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल कंजप्शन, ऑप्शन सी है सेल्फ कंजप्शन, ऑप्शन डी है कंजप्शन बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। देखिए, यहाँ पर कलेक्टिव वर्ड है ना, तो ये क्या रिलेट कर रहा है? हाउस होल्ड कंजप्शन। तो बेसिकली अगर कलेक्टिव कंजप्शन रेफर किया जाएगा गुड एंड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर आप हाउस होल्ड की बात करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगिंग अप ऑफ अ करेंसी मीन्स। अब टैगिंग अप ऑफ करेंसी मीन्स क्या? हमें पता लग गया कि फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ ए करेंसी, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि कांस्टेंट लेवल पर ये फिक्सिंग की जाती है, लोअर लेवल पर करी जाती है, हाई लेवल पर करी जाती है, या फिर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जैसे आज की डेट में डॉलर और रुपए का जो रेट है वो मार्केट के भरोसे छोड़ा हुआ है। लेकिन टैगिंग अप टू करेंसी का मतलब है, इसका मतलब होता है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी एट हायर लेवल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, स्टैटिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, स्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यूपीएससी यूपीएससी यूपी का पीसीएस एग्जाम होता है, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आपने दिया होगा कभी, तो 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें स्टैटिक क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो फिर कैसे ही हम पेपर क्लियर करेंगे, है ना। चलिए, ब्लू रेवोल्यूशन एक बार देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन ए है फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें सब पता होना चाहिए। जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है ये क्या है, ग्रे ब्राउन रेवोल्यूशन, ऑयल सीड येलो रेवोल्यूशन, मिल्क वाइट, बचा कौन सा, फिश प्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू रेवोल्यूशन। और भी आपको पता होना चाहिए, जैसे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन प्रोडक्शन, ग्रे ब्राउन रेवोल्यूशन जो हमने डिस्कस करा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या फिर लेदर प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, ग्रे ब्राउन प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज एगमा। अब ये हम टर्म सुनते ही हैं, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इट इज अ मार्केटिंग seal issued on the graded agriculture commodity. Option B है, it stands for agriculture marketing. Option C है, it represent agriculture management and regulation. Option D है, none of the above. तो यहाँ पर जो एग मार्क है वो हमें देखने को मिलता है, क्यों, इट इज अ मार्केटिंग सील इशूड ग्रेडेड एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which amidst the following rural bank has been named after a river। देखिए ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली अगर हमें नहीं पता होगा डायरेक्टली तो गलत कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब ऐसा कौन सा रूरल बैंक है जिसका नाम रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू में रखा हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं। प्राथमा बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है थार अंचलिक ग्रामीण बैंक, और ऑप्शन डी है अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर गंगा यमुना होता तो हम अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन अब यहाँ पर ये स्टेट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, और ये महाराष्ट्र में बहुत बार आ चुका है, इवन एसएससी में आ चुका है, रेलवे में आ चुका है। तो एक स्टेट स्पेसिफिक ना होकर ये सेंटर स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्धा ग्रामीण बैंक। और वर्धा रिवर कहाँ पर फ्लो करती है, विदर्भ रीजन में, या फिर विदर्भा रीजन भी उसको हम कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी। द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर, ऑप्शन बी है कुबेर विदा पर्स ऑफ मनी, ऑप्शन सी है टाइगर बिफोर बिफोर अ पाम ट्री, ऑप्शन डी है डॉग सिटिंग इन अ डिफेंसिव स्टेट। देखिए रिजर्व बैंक का सिंबल क्या होता है, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए होपफुली आज जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे, कोई भी आपका यहाँ पर डाउट ना रहा हो आई थिंक। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अगर इन केस आपका कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी भी कोविड के केसेस में देखने को मिल ही रहे हैं, और कई जगह सिचुएशन अभी भी ख़राब है। बट फिर भी कहीं ना कहीं सेकेंड वेव से इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। बट हमें यहाँ पर अपना ध्यान तो रखना ही होगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलें, बाय बाय, टेक केयर।